नमस्कार, आप देख रहे हैं सारी न्यूज। मैं आपके साथ एसटी गौतम। वर्तमान में हम लोग मौजूद हैं देहरादून रोड सहारनपुर के अंदर, जहां पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा और अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में बामसेफ के कुछ नेताओं के द्वारा यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम महर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। वर्तमान में हमारे साथ मौजूद है बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर DP सिंह जी। जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। सर, आज का कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से रखा गया है? देखिए, ये जो कार्यक्रम आज है छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती 26 जून 2024 को है, लेकिन आज 23 जून 2024 है। इसलिए हमने हमारा 26 जून 2024 को अम्बेडकर नगर में राज्य अधिवेशन हो रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। उसी की तैयारी के संदर्भ में हमने जयंती का कार्यक्रम, साहू जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम आज 23 तारीख में यहाँ पर रखा है। और वही आज गुर्जर भवन में ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत वृहद कार्यक्रम हुआ, जैसा भी आपने देखा है। तो छत्रपति साहू जी महाराज का जो संदेश है, जो उनका जीवन संदेश है, उसको OBC में जाना चाहिए। तो आज जो कार्यक्रम है, यहाँ पर 80% OBC के लोग हैं, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज गुर्जर बिरादरी से थे, मराठा थे, कुर्मी थे, कोल्हापुर महाराष्ट्र कोल्हापुर के राजा थे। और कुर्मी और ये गुर्जर, ये पर्यायवाची है की जाति का। तो OBC के लोगों में उनका मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर OBC के कार्यक्रम ये लगाया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले ये कार्यक्रम लगाया है, क्योंकि ये दोनों की दोनों बामसेफ की ऑफशूट विंग है। और बामसेफ का नेटवर्क पूरे देश में है, पूरे देश में स्थापित हो चुका है। और जहाँ जहाँ बामसेफ का नेटवर्क है, वहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। अच्छा सर, बामसेफ के जो लीडर है वामन मेश्राम साहब, वो लगातार चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो EVM पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अभी हाल ही में एलन मस्क द्वारा भी EVM के ऊपर सवाल उठाए गए। देखिए, EVM पर माननीय वामन मेश्राम साहब ने 2014 के बाद 2014 में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला इसके भाजपा सरकार के द्वारा किया गया। और 2014 के बाद निरंतर वामन मेश्राम साहब इसके विरोध में आंदोलन चला रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पूरे भारत में कई हज़ार कार्यक्रम हमने EVM के विरोध में लगा दिए, क्योंकि EVM में पारदर्शी नहीं है। क्योंकि ये कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि EVM से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और उसके बाद भी चुनाव करा रहा है। अब ये है कि देखिए, जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने सारे देशों ने EVM को बंद कर दिया। क्योंकि EVM का ईजाद विदेश में हुआ, जापान में हुआ, उन लोगों ने सब ने EVM को बंद कर दिया। अमेरिका विश्व की मान शक्ति है, उसने EVM को बंद कर दिया। जापान ने कर दिया, चीन ने कर दिया, इटली ने कर, सब ने कर दिया। और उसके बाद ये विकासशील देश है भारत, और वो EVM का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि EVM का इस्तेमाल वो इसलिए कर रहे हैं कि 2004 में और 2009 में कांग्रेस के द्वारा इसका घोटाला किया गया, और इसको इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। इंदिरा गांधी 1982 में इंदिरा गांधी ने मनु सिंघवी नाम के कांग्रेसी नेता को यूरोप में भेजा, और वहाँ ये कहा कि भाई, ये EVM से चुनाव जो विदेश में हो रहा है, इसका क्या है, इसको आप वहाँ से आंकड़े लेकर आइए, चुनाव प्रक्रिया क्या है इसकी। तो वहाँ जब मनु सिंघवी गए तो उन्होंने आंकड़े जुटाए, और आंकड़े जुटाने के बाद जब मैडम इंदिरा गांधी से आके बात करी कि मैडम, इससे तो हमारे लिए बहुत ये ब्रह्मास्त्र हासिल हो सकता है, क्योंकि इससे चुनाव बदला जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसको प्रस्ताव बनाया और संसद के पटल पर रखा। और जब संसद के पटल पर रखा, तो सबसे पहले उसका हाथ उठाने का काम, समर्थन किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, दूसरा समर्थन किया सीताराम येचुरी ने, और दोनों को दोनों ब्राह्मण थे। तो इसका पहला इस्तेमाल 1982 में के लास्ट में केरल में बाईपोल होने वाला था, उसमें केरल में हुआ। और जो हारने वाला कैंडिडेट था, उसने कहा कि मुझे EVM के द्वारा हराया गया है। वो कोर्ट में गया, लेकिन वो उस पर कोई फैसला हो नहीं पाया, वो केस एक तरह से रद्द हो गया। उसके बाद में जब 2004 में 2009 में कांग्रेस ने किया, तो सुब्रमण्यम स्वामी, सुषमा स्वराज और जी ये लाल कृष्ण आडवाणी, अनेकों भाजपा के नेताओं ने इसका विरोध किया कि कांग्रेस EVM के द्वारा चुनकर आई है। तो सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ने निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि EVM के कोर्ट ने निर्णय दिया कि EVM के द्वारा फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए इसमें बैलेट पेपर लगाया जाए। तो साथियों, 2014 के बाद हम निरंतर
ईवीएम के विरोध में आंदोलन चला रहे हैं। ईवीएम के द्वारा जहां ईवीएम हुआ फेयर चुनाव हो ही नहीं सकता। जब एक बात है, जनता में आप इतने लोकप्रिय हैं, जनता आपको इतना चाहती है, तो आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते? क्यों जिद कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव करा जाए? इसका मतलब ईवीएम के द्वारा हेराफेरी होती है। यदि बैलेट पेपर से ये चुनाव होता 2024 लोकसभा का, तो मैं समझता हूँ जो इसकी 240 सीट आई हैं इसकी भाजपा की, ये 240 ने 150 सीट से ज़्यादा नहीं आती अगर ईवीएम को हटा दिया जाता। अभी भी ईवीएम के द्वारा बहुत सीटों पर विपक्ष को हरवाया गया, इसलिए हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा सर, कोल्हापुर के नरेश रहे हैं साहू जी महाराज, उनके द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी सहयोग करने की बात की जाती रही है, किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज एक मानवतावादी राजा थे और मैं समझता मानवीय मूल्यों की उन्होंने हमेशा रक्षा की और मानवीय संवेदनाओं को विकसित करने का काम किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब एजुकेशन हासिल कर रहे थे और पैसे के अभाव में उनके सामने पैसे की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पहली बार सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के नरेश ने बाबा साहब को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बाबा साहब पढ़े, उनकी शिक्षा और ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन पैसे के अभाव में वो लौट कर आ गए। जब साहू जी महाराज को लगा कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत मेधावी छात्र हैं और वो और पढ़ना चाहते हैं, तो छत्रपति साहू जी महाराज स्वयं चलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाते हैं और उनको शिक्षा के लिए मदद करते हैं, उनको चेक देते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर पैसे के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होना, जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो रमाबाई को कह देना और मैं जितने पैसे की ज़रूरत हो मैं आपको पैसा देने का काम करूँगा। इस तरह छत्रपति साहू जी महाराज ने, आज अगर डॉक्टर अम्बेडकर इतने महान हैं तो उसमें छत्रपति साहू जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम छत्रपति साहू जी महाराज को मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंसानियत उनके अंदर थी, एक मानवीय विचार उनके अंदर था और उन्होंने शूद्रों अतिशूद्रों के लिए, जिन्हें आज SC ST OBC बोला जाता है, उनके लिए अपने जन्म के अंत तक जीवन पर्यंत उन्होंने इनके लिए कार्य किया और अपनी रियासत में 26 जुलाई 1902 को उन्होंने 50% रिजर्वेशन लागू किया और उसी से प्रेरणा लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें संविधान में व्यवस्था की आरक्षण की। इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज हम समझते हैं कि वो हमारे आरक्षण के जनक। अच्छा, क्या लगता है सर, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को छत्रपति साहू जी के द्वारा पढ़ाने का प्रयास किया गया और उनको इस काबिल बना दिया गया, लेकिन क्या लगता है अब फिलहाल के वर्तमान समय में अनुसूचित जाति और OBC समाज से गुर्जर समाज तालमेल बैठा पाएंगे? देखिए, ऐसा है, देखिए आज है क्या कि हमारा OBC वर्ग जो ब्राह्मणवाद की चपेट में बहुत बुरी तरह से है और हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है और ऐसी बात नहीं है, OBC के लोग जाग रहे हैं। OBC के जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इसके द्वारा बहुत जागृति OBC में आ गई है। पश्चिमांचल में हो सकता है थोड़ी कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल, UP पूर्वांचल में OBC के लोग ही पूरा बीड़ा उठाए हुए, सारे वामसेव का भी, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा का भी, सारे संगठनों का बीड़ा OBC के लोग उठाए हुए हैं। यहाँ अभी उतना भेदभाव नहीं है जितना पूर्वांचल में या बिहार में और अदर राजस्थान में, अदर स्टेट में है। इतना भेदभाव UP में नहीं है। जहाँ भेदभाव ज़्यादा है वहाँ हमारे लोग जल्दी जाग गए, तो इसलिए OBC जाग रहा है और जिस दिन OBC जाग गया, ये समझो कि ये देश की व्यवस्था सब कुछ हमारे हाथ में होगा। अच्छा सर, कुछ जगह पर दलित लोगों के साथ में गुज्जर दिहाड़ी मजदूरी के नाम पर उनके साथ लगातार शोषण करने का कार्य करे, आप ये कह रहे कि एक प्रकार से जागने का कार्य करे, किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ये ना गुज्जर की कमी है, ये व्यवस्था की कमी है। जो व्यवस्था ब्राह्मण ने बनाई है उसमें हम सदियों तक जीते आ रहे हैं और तो हमारी सोच वो बन गई, जो व्यवस्था ने शोषणकारी सोच बनाई हमारे लोग, वही शोषणकारी सोच हमारी बन गई। जैसे जैसे जागृति आ रही है, जैसे लोग जाग रहे हैं और हम अपने इतिहास को जान रहे हैं, तो भाईचारा स्थापित हो रहा है। जो भाईचारा स्थापित होगा, हमारे इतिहास को जानेंगे, तो ये शोषण करने की जो सोच है उनके दिमाग से धीरे धीरे निकल जाएगी और एक भाईचारा बनेगा। और जब भाईचारा बनेगा तो हम मिलजुल कर इस सत्ता में आएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जिनकी संख्या होती है, सत्ता व्यवस्था उनके हाथ में होती है और आज मात्र 3% लोग सत्ता पर काबिज हैं, 97% को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपके द्वारा बताया गया कि गुज्जर समाज से ये हैं, तो क्या मिहिर भोज जी गुज्जर थे या फिर राजपूत, उनको बता दिया गया? देखिए, महापुरुष किसी जाति विशेष के, व्यक्ति विशेष के नहीं होते। तो फिर बाहर बोर्ड क्यों लगे गए? अब ये है कि भाई ये तो हमारे गुजर भाई भी अपना बता रहे हैं, ठाकुर भी अपना बता रहे हैं। अब ठीक है, हालांकि इस पर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। महापुरुष सभी के होते हैं, सभी को अपना मानना चाहिए, समझे? हाँ, महापुरुष सबके होते हैं, इसलिए इस पर हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठाकुर मानने उन्हें मानने तो दादरी से प्रकरण चला, कहाँ तक थम सकता है?
देखिए गुज्जर और राजपूत वाला। कि ये सारा का सारा मामला जब वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी गए, इन्होंने वहाँ पर चिंगारी डालने का काम किया, समझे। ये इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इसलिए महापुरुष सबके होते हैं, इसमें हमें किंतु परंतु में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो महापुरुष ठाकुरों के भी हैं, गुजरों के भी हैं और हमारे भी हैं, सभी के महापुरुष हैं, महापुरुष सबके होते हैं। देखिए, ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर DP सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से रखा। उनका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सामंतवादी व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्था चलती आ रही थी उसको बाम से कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करा। देखते रहे सारी न्यूज़ के साथ। HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।